नमस्कार मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंश, जिसके अंतर्गत हम आज जानेंगे गुप्त साम्राज्य से उत्तर गुप्त काल तक के शासकों के बारे में, उस समय के प्रशासन, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान व संस्कृति के बारे में, और हर्षवर्धन राजपूत शासकों और चोल पल्लव और 600 से 1200 ईस्वी का सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। करेंगे गुप्त वंश के इतिहास की। हमारा इससे पहले पूरा हो गया है। गुप्त एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला था, ये देखो, ये फैला था हिमालय से नीचे यहाँ तक, विंध्य पर्वत तक। ठीक है, यहाँ तक्षशिला है। इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी देख लो पहले। उज्जैनी, ये राजधानी बनाएगा अभी एक। पाटलिपुत्र और कांचीपुरम, मथुरा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनमें। अभी नीचे इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं सारी पता चलेगा। 275 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व तक गुप्त वंश था। गुप्त वंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक शासक डॉक्टर आर एस शर्मा आदि ने गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना है। इस टाइप के सवाल अब बन रहे हैं, तो मैंने ऐड किया है, ये इम्पोर्टेंट है। गुप्तों को किसने अपना सामंत माना है? तो कुषाणों ने। कुषाणों का सामंत थे गुप्त। भौगोलिक दृष्टि से गुप्तों का मूल प्रदेश उपजाऊ था। आपको मैंने दिखा दिया ये कहाँ था करके। अब यहाँ इतनी सारी नदियाँ बहती हैं, तो उपजाऊ प्रदेश अभी भी है ये। बिहार व मध्य भारत में लौह अयस्क सरलता से प्राप्त होता था। गुप्तों का उत्थान लगभग 275 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इत्सिंग के अनुसार, इत्सिंग था एक, चीन से आया था, एक अनुवादक था एक ये। इसके अनुसार श्रीगुप्त ने मृगशिखवन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और 24 गांव दान में दिए थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक बना। भीम का पुत्र घटोत्कच नहीं है, अलग घटोत्कच है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईसा पूर्व तक पहला महत्वपूर्ण गुप्त शासक यही था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत आरंभ किया। इसका विवाह हुआ लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से। इसने फिर इनसे जब शादी हुई तो इसने स्मारक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसमें चंद्रगुप्त ने एक तरफ तो कुमार देवी का चित्र अंकित किया, दूसरी तरफ लिच्छवी करके अंकित करवाया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र इसलिए कि इन्हें बिहार में आक्रमण किए उसमें, तो फिर पाटलिपुत्र को वहाँ की राजधानी बना लिया। अब बात करेंगे समुद्रगुप्त की। 335 से 375 ईसा ईस्वी तक इनका शासन रहा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन किस वंश से संबंधित थे? वाकाटक मैंने परसों बता दिया था। कई उपलब्धि का प्रमुख स्रोत है। इनको कविराज भी कहा गया। इसी प्रयाग प्रशस्ति में इनको कविराज की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि एक कवि भी थे, अपनी लिखते भी थे। वीणावादक और अश्वमेध याजिता, मतलब इनने अश्वमेध भी कराए, अश्वमेध जीते थे मतलब। और वीणावादक कहते थे क्योंकि इनकी एक स्वर्ण मुद्रा मिली है, जिसमें ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इनको। अभी नीचे ऐड किया है मैंने वो मुद्रा। प्रमुख विजयी अभियान। उत्तर भारत हिमालय से विंध्य तक 4 शक्तियों को पराजित किया इनने। दक्षिण भारत में 12 राज्यों पर विजय, राज्य लौटा दिए। ये राज्य लौटाने की ही उसको कहते हैं राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। मतलब कि जैसे राज्य जीते हमने, राज्यों में शासन नहीं किया, और जिनसे जीते उन्हीं को वापस कर दिए, कुछ संधि वंधि कर ली। 9 उत्तर भारतीय राजा पूर्णतः पराजित कर साम्राज्य में विलय भी कर लिया इनका। 18 आठविक राजाओं को सेवक बना लिया। सीमांत राजाओं की विजय, जो सीमांत के राजा थे उनमें पूर्व में 5, पश्चिम में 9 गणराज्यों को आपस में मिला लिया, लेकिन कुछ शर्तें रख दी इनके लिए। सर्व कर दानम, मतलब कि कर दोगे। आज्ञाकरण, कहना मानोगे। प्रणामागमन, मतलब कि बीच बीच में आते रहना करके, उपस्थिति दर्ज कराते रहना यहाँ। विदेशी संबंध। देवपुत्र मैंने बताया था आपको, कुषाणों के समय में था ये। शक और सिंहल श्रीलंका को कहते हैं। जावा सुमात्रा, ठीक है। लंका का राजा मेघवर्ण राजदूत भेजता है इसके समय में। कन्योपायन की नीति अपनाई, ठीक है, समुद्रगुप्त ने। कन्योपायन की नीति ये थी कि सभी विदेशी राजा अपनी पुत्री का विवाह ये इससे करा देंगे करके, समुद्रगुप्त से। विलक्षण मुद्राएं। अश्वमेध
कराया इसने, और वीणा बजाते हुए चित्र, ये देखो इसमें वीणा बजाते हैं, ये वीणा है शायद। समुद्रगुप्त के विजयों के आधार पर इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन ने भी सब जगह जीत दिया था, तब इनको भी नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये किसने कहा है करके आए हैं पेपर में ये वाले सवाल। ज़्यादातर मैंने वही चीज़ें इंक्लूड की हैं जो पेपरों में आई हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं, फालतू का मैंने सब हटा दिया है, नहीं तो बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है, इतना भी फ़ायदेमंद है नहीं। ये 2 नंबर का आता है, प्राचीन भारत से ज़्यादा आ गया, तो वो भी देख रहे हो आप कितना बड़ा है अभी। इसके बाद फिर उत्तर गुप्त काल आएगा, फिर राजपूत शासक, ये भी। रामगुप्त 375 ईस्वी में कमज़ोर शासक था ये। इसका उल्लेख मिलता है देवी चंद्रगुप्त नाटक में। ये किसका था? विशाखदत्त का था ये नाटक। इसको जब हम कल इनका साहित्य पढ़ेंगे और वैज्ञानिक तकनीक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और प्रशासन पढ़ेंगे कल को, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी इनको। गुप्त वंश का सबसे महान शासक। इन्होंने शक विजय की, मैंने बता दिया था आपको, ये रुद्रदामन के समय में जब हम शक पढ़ रहे थे तो इनका दमन किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इनके उपनाम शकारी, शकों का अंत करने से, शक धन अरि, शकों का शत्रु, अरि मन शत्रु होता है, ठीक है। देवराज भी कहते हैं इनको। देवगुप्त, विक्रमांक, विक्रमी संवत चलाया करके तब। द्वितीय राजधानी इनकी उज्जैनी थी, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। ऊपर मैप में मैंने दिखा दिया, क्योंकि उज्जैनी इसलिए बनाई इनने कि पश्चिम की तरफ को भी अच्छे से हम पूरा संभाल पाएँ करके। महरौली का लौह स्तंभ बंगाल विजय के उपलक्ष्य में बनाया इनने। संबंध व विवाह नीति, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। फिर कुबेर नागा की पुत्री और ये चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्त हुई, जिसका विवाह इनने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करा दिया। कालिदास को दूध बनाकर कुंतल नरेश कुकस्त वर्मन के पास भेजा था। इसका वर्णन हमको मिलता है श्रृंगार प्रकाश में, जो राजा भोज की रचना है। ये सब आए हुए सवाल हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, धर्मों का संरक्षण, स्वयं वैष्णव धर्म के थे और शैव बौद्ध जैन सबको इनने संरक्षण दिया। इनके दरबार में विद्वानी नवरत्न विराजते थे। नवरत्न ये हैं। कालिदास महाकवि थे। अमर सिंह साहित्यकार थे। छपणक न्यायविद दर्शन शास्त्री थे। बेताल भट्ट नीतिकार थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। वररुचि व्याकरणाचार्य थे। घटक पर्ण कवि थे। वराहमिहिर अंतरिक्ष विज्ञानी थे। शंकु शिक्षा शास्त्री थे। फाहियान भी इनके समय में आया, चीन से आया था। चीन से भारत की यात्रा में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। 399 से 1415 तक यहाँ रहा है। ये वाले सवाल इम्पोर्टेंट हैं। हिनसोंग, फाहियान, इन सबको पूछते ही हैं किसके काल में आए करके। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक रहा। साम्राज्य को सफलतापूर्वक बनाए रखा इसने। अब इतने बड़ा साम्राज्य को संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसने सफलतापूर्वक बनाए रखा। सर्वाधिक अभिलेख और मुद्राएं इसी के समय में प्राप्त होते हैं। शासन क्षेत्र हिमालय से विंध्य पर्वत तक था। विद्रोह पुष्यमित्र ने किया नर्मदा नदी के पास से। एक जनजाति लोग थे इधर पर। पुष्यमित्र सुंगो वाला नहीं है ये, ठीक है। हुणों का आक्रमण, युवराज स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया इनको। हुणों ने आक्रमण किया इसके समय में, स्कंदगुप्त ने इनको भगा दिया। अश्वमेघ भी कहते हैं, क्योंकि महेंद्र उपाधि मिली है तो इसने अश्वमेघ जीते करके भी ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं। परम भागवत, क्योंकि ये खुद भागवत धर्म से था। शैव धर्म को भी इसने संरक्षण दिया। नालंदा बिहार का निर्माण कराया, जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। फिर बख्तियार खिलजी इनको नष्ट कर देगा अपने टाइम में। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व अंतिम गुप्त सम्राट था। हुणों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इसने हुणों को पराजित किया। दोनों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। 466 ईस्वी में चीन में इसने दूत भेजे। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का था, जो सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार इसने भी कराया। फिर ये सुदर्शन झील सब शासकों के में आती रहती है और पेपरों में भी बहुत आती है और कंफ्यूज भी करती है बहुत। भागवत धर्म का था ये। साथ ही में इसने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। कहोम अभिलेख में जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। गुप्त साम्राज्य का पतन 467 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा, लास्ट तक। इसके उत्तराधिकारी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पुरुगुप्त, इसको प्रकाशादित्य की उपाधि मिली। नरसिंहगुप्त बालादित्य की उपाधि मिली। कुमारगुप्त द्वितीय क्रमादित्य की उपाधि।
अगर उपाधियाँ मिलाने के लिए आ गया तो बस, और कुछ सवाल बने ही नहीं हैं इनसे कभी, ना डाटा मिलता है बुक्स में। बुधगुप्त था, फिर एक वैश्यगुप्त, एक भानुगुप्त के बारे में थोड़ा मिलता है। इसको बालादित्य की उपाधि मिली। इसका ऐरण अभिलेख फेमस है। इसने सेनानी गोपराज हूण युद्ध में मारा गया। ये सेनानी गोपराज हूण युद्ध में मारा गया था ये भानुगुप्त। इसमें सती प्रथा का उल्लेख, जैसे ये मरा तो फिर क्या कहते हैं, सभी रानियों ने सती प्रथा को अपना लिया था, तो ये पहला प्रमाण मिलता है इसके टाइम में। फिर कुमारगुप्त द्वितीय, फिर विष्णुगुप्त, ये अंतिम गुप्त शासक था। गुप्तकालीन प्रशासन की समाज, कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति। कल हमने गुप्त काल के, गुप्त वंश के बारे में और गुप्त काल के जो प्रशासक थे सब के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप क्रैश कोर्स शुरू से फॉलो करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी तैयारी में। प्रशासन पढ़ते हैं इनका। शासन की विशेषताएं। गुप्त का शासन राजतंत्रात्मक था, कल हमने देख लिए। राजा ही राजा हो रहे थे और राजा का पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब जैसे पिता का फिर बेटा राजा बनेगा, फिर ये ऐसे करके। सम्राट को महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती, पृथ्वीपति जैसी उपाधियों से अलंकृत किया जाता था। ये कल मिले भी थे इतनी उपाधियाँ, ये सब मैं बता रहा था मैं आपको। महाराजाधिराज की उपाधि मिली इसको। सम्राट ही सभी शक्तियों का स्रोत माना जाता था। सम्राट मंत्रियों की सहायता प्राप्त होती थी, जिन्हें मंत्रिन या सचिव कहा जाता था। मंत्रियों का पद भी वंशानुगत होता था। जो सैनिक है उसका लड़का भी सैनिक ही बनेगा वाली बात। केंद्रीय प्रशासन में विविध विभागों को अधिकरण कहते थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी अपनी मुहर होती थी। ठीक हो गया। साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को कुमारामात्य कहते थे। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत पेपरों में आया है कि मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे, कुमारामात्य। अब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस तरफ पद हैं, फिर इस तरफ उनके कार्य हैं। जैसे महासेनापति, सेना का प्रमुख। रण भंडागारिक, सेना में की सामग्री का जो प्रबंधन करता था। अब इधर उधर युद्ध करने के लिए जाएंगे तो जो उनके लिए खाना पीना ये सब लेके चलेंगे, वो ये रण भंडागारिक होते थे। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का प्रमुख, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो नीले में किए हैं वो भी इम्पोर्टेंट ही हैं, वो तो आए हुए हैं, ये भी आया था पेपर में। महासंधि विग्रहक, विदेश मंत्री होता था। महादंडनायक, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। महाभंडागाराधिकृत, कोषाध्यक्ष होता था। सर्वाध्यक्ष, विभाग निरीक्षक होता था। विनय स्थिति विस्थापक, शांति व शिक्षा निरीक्षक होता था। ध्रुवाधिकरण, वित्त विभाग का प्रमुख होता था। अग्रहारी, दानाध्यक्ष, दान विभाग का प्रमुख होता था। महाप्रतिहार, राज दरबार प्रमुख होता था। स्थापित सम्राट, स्त्री विभाग का प्रमुख होता था। खाद्यापार्किवा, राज रसोई का प्रमुख होता था। युवराज, राजपुत्र या उत्तराधिकारी होता था। इनमें से कुछ कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सर्वाध्यक्ष हो गया, महादंडनायक, संधि विग्रहक, दंडपाशिक। फिर भी मिलान करने के लिए आ गया तो एक बार नज़र जरूर डाल के जानी है। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाइयों की। साम्राज्य होता था सबसे पहले, फिर उसमें देश, देश देश की तरह, फिर भुक्ति, भुक्ति अभी का आप राज्य लगा सकते हैं, ठीक है। फिर विषय, जिला, विषय मतलब जिला, और वीथी, परगना। मंडल, अभी ब्लॉक जैसे लगा लेना, मंडल से, मंडल या पेट मतलब ब्लॉक जैसा, और ग्राम, गांव ही हुआ। उस समय ये शब्दावलियाँ चलती थी। भुक्ति के शासक को उपरिक या महाराजा कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामपति, महत्तर या ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम समितियाँ पंचायत टाइप की थी। विषय परिषद भी होती थी एक, नामक एक समिति होती थी जिसमें 4 सदस्यों को एक गैर सरकारी परामर्श समिति थी। इसमें 4 सदस्य श्रेष्ठी, यह नगर व्यापारियों का अध्यक्ष होता था। नगर पंचायत अध्यक्ष टाइप का लगाओ इसको, या वो व्यापार मंडल का अध्यक्ष। सार्थवा, यह काफिलों में व्यापार करने वाले व्यापारियों का अध्यक्ष होता था। फड़ वालों का अध्यक्ष ही हो गया। प्रथम कुलिक, शिल्पियों का अध्यक्ष था। कायस्थ, यह राजकीय लेखों का प्रमुख था। ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि कायस्थ इसी समय से आए थे चर्चा में, गुप्त काल से आया भी है। इसका जिक्र है याज्ञवल्क्य की स्मृति में और नारद स्मृति में भी है। ग्राम पंचायत के अधिकारी, पद व कार्य। ग्रामिक, ग्राम का प्रमुख होता था। अष्टकुलाधिकारी, 8 कुलों का प्रमुख होता था। कुटुंबिन, परिवार का प्रमुख। तलवाटक, आय व्यय का रक्षक। नगर प्रशासन, प्रमुख अधिकारी नगरपति, पुरपाल। जूनागढ़ का नगरपति चक्रपालित था। ये स्कंदगुप्त के अभिलेख में इसका उल्लेख है। आए हैं हाँ ये सवाल, तब मैंने
आप कहेंगे अचानक से कैसे एक एक चीज़ें जैसी दिख रही हैं इसने, लेकिन जो आए हैं वो चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कर व्यवस्था, मुख्य कर भूमि कर का भाग 1/6 था, मतलब कि 100 अगर देना है तो उसमें से 100 टोटल है तो उसमें से 6 भाग उसको देंगे। नगद कर, हिरण्य कर। गुप्तकालीन समाज की बात करते हैं। मुख्य विशेषताएं, सामाजिक कुरीतियों की जड़ें गहराई, सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ गई थी, मतलब बाल विवाह। इस काल में बाल्यावस्था में ही विवाह सामान्य हो गया था, अब होने लग गए थे बाल विवाह। सती प्रथा, पति की मृत्यु पर पत्नी स्वयं चिता में बैठकर, अब अधिक प्रचलित हो गया था। मैंने आपको बताया था जब भानुगुप्त था लास्ट में शासक, जब पतन चल रहा था तो उसके में ऐरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिला था। देवदासी प्रथा, मंदिरों में कन्याओं की नियुक्ति धार्मिक उद्देश्यों से की जाती है। जो सबसे बड़ी बेटी होगी उसको मंदिर में दे देते थे, धार्मिक उद्देश्य से की जाती थी, लेकिन बाद में शोषण का माध्यम बन गई थी। शायद ये प्रथा इंदिरा गांधी के समय में समाप्त हुई। मैं एक साउथ की मूवी देख रहा था, उसमें था इस टाइप का। विधवा विवाह निषेध, विधवाओं के पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान, शूद्रों की स्थिति निम्न थी। ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में सबसे ऊपर था। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। देवत्व की कल्पना माना जाने लगा, मतलब कि अपने को ही देवता मानने लग गए थे उस समय पर राजा लोग। देवत्व की कल्पना ये थी, मैं ही राजा हूँ, मैं ही देवता हूँ, इस टाइप का। स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः गिरती हुई, हालांकि कुछ शिक्षित और प्रतिष्ठित महिलाएं भी मिलती हैं उस काल में। कृषक और शिल्पकार वर्ग समाज के आर्थिक रीढ़ थे, परंतु सामाजिक स्तर पर निम्न थे। विशेष ध्यान देने वाली बातें, गुप्त काल को सामाजिक दृष्टि से एक संक्रमण काल माना जाता है, मतलब कि बदलाव हुए बहुत सारे। जहाँ एक और ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता और रूढ़ियाँ भी मजबूत हुई। ये कहीं पर लिखने के लिए है, मेंस में आएगा तो वहाँ पर लिख सकते हो आप लोग बढ़िया से। साहित्य, संस्कृत भाषा का उत्कर्ष हुआ शासकीय और साहित्यिक भाषा के रूप में। कालिदास इस समय के महत्वपूर्ण शासक हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ये पेपरों में आई हैं बहुत बार। ये कालिदास किस टाइम से संबंधित हैं ऐसे करके सवाल भी आया है। अज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक था, पहली बार इसका यूनानियों ने अनुवाद कराया था। विक्रमोर्वशीयम नाटक इनके ही हैं, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम नाटक है। रघुवंश महाकाव्य है। कुमार संभव महाकाव्य है। मेघदूतम लघु काव्य है। ऋतुसंहार लघु काव्य है। अन्य रचनाएं जो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये राजनीतिक, इनमें राजनीतिक की ज़्यादा जानकारी मिलती है। इस टाइप के सवाल भी एक दो बार आए हैं कहीं। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। नीतिसार कामंदक की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। नाट्यशास्त्र भरतमुनि की है। ये सारी रचनाएं, यहाँ से अगर साहित्य से सवाल पूछना होगा तो इन्हीं से पूछेगा, मिलान करो वाला सवाल। विज्ञान व तकनीकी, गणित व खगोल शास्त्र, आर्यभट्ट भी इसी समय में थे गुप्त काल में। आर्यभट्टियम इनकी एक रचना है, ठीक है। इनने दशमलव प्रणाली इस टाइम चर्चा में आई, दशमलव प्रणाली की खोज इन्होंने ही की। पाई का मान 3.14 बताया, जो हम रखते हैं पाई का मान, इसका मान। शून्य की संकल्पना पूर्ण विकास इसी काल में हुआ। पृथ्वी की परिधि का अनुमान आर्यभट्ट ने लगाया। इन्होंने 365 दिन होंगे करके, सौर वर्ष 365 करके ये भी बताया था इन्होंने। वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक और बृहद संहिता इनकी रचनाएं हैं। पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांत दिए गए हैं। चिकित्सा व रसायन, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह लिखा, ये भी आयुर्वेद की ही रचनाएं हैं, ठीक है। पाल काव्य हस्तायुर्वेद, मतलब इसमें हाथी चिकित्सा के बारे में है। सुश्रुत नामक शल्य चिकित्सक भी हुए ये गुप्त काल में। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें इन्होंने छुआछूत से होने वाली बीमारियों का उल्लेख किया है। नवनीतिकम गुप्त काल में आयुर्वेद ग्रंथ था। और एक और इम्पोर्टेंट है, वो भूल गया मैं, ऐड करना है, डिलीट हो गया। नागार्जुन थे इस समय, जिनको आइंस्टीन भी कहा जाता है भारत का, रसायन के क्षेत्र में। उनने बहुत योगदान दिया गुप्त काल में।
महरौली का लौह स्तंभ धातु शोधन तकनीक का महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये देख सकते हो आप। ये तब से अब तक ऐसा ही है, जबकि लोहे का है, जंग लग जानी चाहिए थी इसमें। कला, स्थापत्य कला के चरण। पहले चरण में इन्होंने मंदिर बनाए कैसे, बौद्ध चैत्यों जैसे मंदिर बनाए। ये जैसे कपोतेश्वर मंदिर महाराष्ट्र का है, ये देखिए बौद्ध लोगों के इसी टाइप के होते हैं ना मंदिर, बौद्ध चैत्यों के जैसे मंदिर बनाए इन्होंने। फिर दूसरे में क्या बनाया, गोल मंदिर बनाया। ये गोल मंदिर है, ये कोलकाता में है। ये स्तूप शैली में बनाया, ये देख सकते हो आप, स्तूप शैली अभी नीचे समझाता हूँ। ये स्तूप का जैसा बनाया है ऊपर से। तीसरे में इन्होंने समतल छत वाले मंदिर बनाए, फिर गर्भगृह बनाया, उसमें मंडप का निर्माण किया। चौथे में क्या किया, प्रदक्षिणा पथ बना दिया। इसको बता देता हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में। स्तूप है, ठीक है। स्तूप में फर्स्ट में क्या होता है, रेलिंग जैसी बनाते हैं। रेलिंग, इसको क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। बाहर वाली रेलिंग बना दी हमने तो उसको वेदिका कहेंगे। और जो दरवाजे होते हैं उनको कहते हैं तोरण द्वार। दरवाज़ों को तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है। ये सब जगह होते हैं। ये प्रदक्षिणा वेदिका का मतलब होता है कि यहाँ मतलब अंदर तो देवी शक्ति हैं, यहाँ तक मनुष्य प्रवेश करेगा, फिर यहाँ देवी शक्तियाँ हैं, इस टाइप का कुछ था। अभी इतने बढ़िया से याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़ा था मैंने। इसको मेधी कहते हैं, अंदर वाली रेलिंग होगी ये। और जो ये गली टाइप की होगी बीच में, कोई ये गैली कहते हैं ना, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ऐसे ही मंदिर बनाने लग गए जिसमें हम परिक्रमा करते हैं आजकल, परिक्रमा मंदिरों में जाके करते हैं गोल गोल, तो वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। फिर ऊपर हर्मिका हो गया, ऊपर ऐसे। फिर इसके ऊपर, इसके अंदर जो ऐसे करके डंडी, जो अंदर से डंडी आ रही होगी उससे यत्री कहते थे। और ऊपर इसको छत्र कहते थे। इसमें 3 वो होते थे, इनके भी बारे में कुछ था, आप इनको ढूंढिए एक बार, या हम डिटेल सीरीज जिस टाइम लाएंगे उसमें इनको डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं। इसको अंड कहते थे। और जो ये पवित्र सामग्री है, जैसे कहीं पर कहते हैं बुद्ध के अवशेष रखे हैं, कहीं पर दांत रखे हैं, कहीं बाल रखे हैं, ये अंदर है इसके, ठीक है। ये पवित्र सामग्री यहाँ रखे रहते थे अंदर, आप समझ गए होंगे अब इसे। शिखर, 5वां जो चरण चल रहा था वहाँ, इसमें शिखर युक्त मंदिरों का आने लगे थे। जैसे दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, यूपी में। और ये भीतरी वाला भी यूपी में ही है, विष्णु मंदिर। फिर ये शिखर युक्त, देखो इस टाइप के बनने लगे थे शिखर वाले ये। अन्य मंदिर भी थे, ऐरण मंदिर, तिगवा मंदिर, जूनागढ़ मंदिर, तीसरे चरण के उदाहरण हैं। अब तीसरे चरण में क्या था, ये समतल छत वाले और गर्भगृह वाले मंडप का निर्माण। भूमरा शिव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर चौथे चरण के उदाहरण हैं। ये ऐरण, तिगवा, भूमरा, नचना, ये सब कहाँ हैं, एमपी में है। आएगा तो सवाल। जूनागढ़ हो गया हमारा गुजरात में। मूर्ति कला, सारनाथ कला इसमें फेमस हुई। गांधार शैली और मथुरा शैली का मिक्सअप बना दिया इनने। जो गांधार से स्थापत्य ले लिया तो, और मथुरा से ले लिया आध्यात्मिकता। ये मैंने डिटेल में पढ़ाई, यहाँ आपको किसी क्रैश कोर्स के क्लास के अंदर होंगे, जिसमें मौर्य पढ़ा रहा था उसमें होंगे। बुद्ध, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय की मूर्तियाँ मिलती हैं। सुंदरतम बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से मिलती है, अब यह ब्रिटेन संग्रहालय में रखी हुई है। चित्रकला, अजंता गुफाएं, गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्त काल से संबंधित हैं। ये अजंता की गुफाएं आप देख सकते हैं। चित्र तकनीक, फ्रेस्को और टेम्पेरा थी। फ्रेस्को होती थी जो गीले लेप से बनाई जाती थी, जो ये फर्स्ट वाली है फ्रेस्को है, गीले लेप से बनाई गई है। और दूसरी सूखे लेप से बनाते थे, टेम्पेरा ये दूसरी वाली है। आप लोगों के लिए सब ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ मैं, तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मैं सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। बाघ की गुफाएं एमपी मध्य प्रदेश में हैं। लोक जीवन के चित्र मिले हैं इसमें, ये बाघ की गुफाएं हैं। भूमि के प्रकार, अमर कोश में जो अमर सिंह की थी अभी, उसमें भूमि के प्रकार दिए गए हैं इनके, भूमि किस किस प्रकार की होगी करके, यहाँ से भी सवाल बनता है। क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि। खिल, प्रति भूमि जो सूख गई है मतलब। अपरहत, बंजर भूमि या जंगली भूमि। देवमातृक, वर्षा द्वारा सिंचित। अदेवमातृक, कृत्रिम सिंचित। देवमातृक में लोग मानते थे कि देवता बारिश कर रहे हैं, इंद्र देवता ये वो। अदेवमातृक खुद सिंचाई कर लेते थे ये। संस्कृति, कल्चर, धर्म, वैदिक धर्म, परंतु प्रमुख बौद्ध जैन धर्मों को भी संरक्षण मिला। संस्कृत भाषा का उत्कर्ष हुआ।
संगीत और नाटक कला का विकास हुआ। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध हुआ। संस्कृति और शास्त्रीयता में संतुलन का समावेश गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। विशेषता क्या है? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल। कला साहित्य विज्ञान में समृद्धि हुई। सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता इस समय पर थी। थैंक्स फॉर वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। ठीक है, इसको पहले हम यहाँ देख लेते हैं पूरा मैप में कहाँ से कहाँ तक था ये। देखो यहाँ था ये मालवा तक, यहाँ बंगाल तक, यहाँ नर्मदा नदी तक, और यहाँ ये पंजाब हरियाणा। इनकी राजधानी जो ये स्थानेश्वर थी, स्थानेश्वर ये हरियाणा में थी। कन्नौज भी देख लीजिए क्योंकि हर्ष फिर कन्नौज को राजधानी बनाएगा। उज्जैनी भी इम्पोर्टेंट है, वल्लभी भी, मगध। जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने बता दिए हैं क्योंकि बार बार ऊपर नीचे मैप करना संभव नहीं हो पाता है इसमें। अब जानते हैं ऐतिहासिक स्रोत, मतलब कि इसके इतिहास के बारे में हमें कहाँ से पता चला। ये वर्धन वंश के बारे में बाणभट्ट की हर्षचरित से पता चला। हेनसांग के यात्रा वृत्तांत सियूकी से पता चला। हर्षवर्धन के 2 अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख शाहजहाँपुर यूपी और मधुबन अभिलेख मऊ यूपी, इनसे पता चला। एहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का था, इससे भी पता चला। इनसे क्या पता चला अभी नीचे को ऐड किए हैं मैंने। हर्षकालीन मुद्राएं जो थी उनसे भी हमें इस वर्धन वंश की जानकारी मिली। वंश की उत्पत्ति और पूर्वज। वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, तब इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। हर्ष के पूर्वज थे नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। इनके बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं। राजधानी इनकी स्थानेश्वर, थानेश्वर याद रखिए। ये जो हरियाणा आजकल वर्तमान में हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, थानेश्वर। राजधानी थानेश्वर थी वर्धन वंश की। ये वंश शासक वैश्य वर्ण के थे। वैश्य कौन होते थे? जो व्यापार वगैरह करते थे, कृषि वगैरह, वो लोग थे, उससे संबंधित हैं। प्रारंभ में ये गुप्तों के सामंत थे, बाद में स्वतंत्र शासक बन गए। प्रभाकर वर्धन प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसकी उपाधियां हैं महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, प्रतापशील। इनके बच्चे कौन थे? संतति। एक इनकी लड़की थी राज्यश्री, जिसका विवाह इनने किया ग्रहवर्मा, कन्नौज के मौखरी वंश का था। ये राजा था यहाँ का ग्रहवर्मा। इसको हम उत्तराखंड में ही पढ़ते हैं, आपने 2-3 बार पढ़ा होगा। इसके बाद मैं जब ये एंशिएंट ख़त्म करूँगा तो फिर उत्तराखंड की हिस्ट्री शुरू करूँगा, जिससे कि हमारा पूरा एक कनेक्शन बने रहे। जिससे ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ भी आती हैं, मौखरी वंश, कन्नौज, ये ऊपर शक, कुषाण, ये सब, तो अच्छे से याद हो जाएगा चीज़ें। फिर इसका दूसरा एक लड़का था राज्यवर्धन, अगला था हर्षवर्धन। फिर इसकी मृत्यु होगी 605 ईस्वी में। इसकी पत्नी यशोमती सती होगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है बस। फिर राज्यवर्धन की हत्या। ग्रहवर्मा की हत्या कर दी पहले मालवा के शासक देवगुप्त ने। ठीक है, राज्यश्री को कारागार में डाल दिया इस देवगुप्त ने। राज्यश्री ने देवगुप्त को हराया, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को हराया फिर। लेकिन क्या हुआ? विश्वासघात कर दिया। किसने? गौण नरेश शशांक। गौण मतलब बंगाल साइड से। शशांक था इसका दोस्त देवगुप्त का। तो इसने क्या किया? पहले तो देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मारा, राज्यश्री का पति था ये। फिर इनने मिलके किसको मार दिया? राज्यवर्धन ने देवगुप्त को हराया युद्ध में, तो ये पीछे विश्वासघात करके शशांक ने इस राज्यवर्धन को मार दिया। फिर अभी हर्ष बदला लेगा इनसे। राज्यवर्धन की हत्या कर दी और ये शशांक ने बोधि वृक्ष भी कटवा दिया, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इम्पोर्टेंट सवाल है। हर्षवर्धन का गद्दीरोहण। ठीक है, 606 ईस्वी में यह हर्षवर्धन। प्रारंभ में मना कर रहा था, अब इतना जो मार दे रहे हैं सबको, ऐसा कर रहे हैं, तो ये बेचारा डर गया था, मतलब कि ये मना कर रहा था, मैं गद्दी में नहीं बैठ रहा हूँ करके। फिर इसने सेनापति था इसका सिंहनाद की प्रेरणा से शासक बन गया बाद में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे ही शासक बना तो बहुत सारी परेशानियां आने लगी। विंध्य के जंगलों में राज्यश्री वहाँ भाग गई थी, मतलब कारागार में डाला था इस राज्यश्री को, वहाँ से भाग गई, विंध्य के जंगलों में भाग गई और आत्महत्या करने के लिए चली गई थी विंध्य के जंगलों में। तो इसे बचाया। यहाँ भी इसका एक शासक कौन था इसका? मतलब एक दोस्त मिला इसका, ग्रहवर्मा का दोस्त था, बौद्ध भिक्षु, उसने मदद की हर्षवर्धन की।
ये जब आप लोग कहानियों के तरीके से पढ़ेंगे या टीवियों में जो आते हैं ये नाटक वाटक उनमें देखेंगे, तब आपके दिमाग में बन जाएगी एक इमेज टाइप की। जो नए नए बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, इनके सबके मिल जाते हैं एपिसोड, 1-2 देख लिए। कन्नौज को राजधानी बनाया। अब क्या हुआ कि ये ग्रहवर्मा कन्नौज का था कि नहीं, अब ये कन्नौज आया इन सबको बचाने के लिए, तो इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया हर्ष ने, वहाँ से शासन करूँगा करके, क्योंकि उतना बड़ा शासन था। कन्नौज बीच में जैसा पड़ रहा था, स्थान इससे थोड़ा ऊपर को जैसा था, अभी दिखाया मैंने आपको। फिर इसने क्या किया, हर्ष संवत की शुरुआत की 606 ईस्वी में। अब हर्ष का विजय रथ, अब हर्ष जीतते जाएगा सब जगह। मालवा पर आक्रमण किया इसने, देवगुप्त के वंशजों को हराया। अब देवगुप्त ने वैसा किया तो इसको गुस्सा आया था, तो ये मालवा चले गया, फिर अपने में मिला लिया इसने मालवा को। मालवा हुआ यहाँ पर कोई लगा, अगर मैं देखते हैं तो मगध पर अधिकार किया, मगध राज की उपाधि धारण की इसने। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल को भी अपने राज्य में मिला लिया। कामरूप असम के राजा भास्कर वर्मन से मैत्री संबंध कर लिए, दोस्त बना लिया उसको। वल्लभी गुजरात पर आक्रमण किया, ध्रुवसेन द्वितीय की हार के बाद विवाह संबंध कर दिए। ध्रुवसेन ने अपनी लड़की की शादी करा दी हर्षवर्धन से। अब हर्ष जीतते जो कि रहेगा, हर्ष को हार भी पड़ी, ठीक है। हर्ष को हराने के लिए कौन आएगा, अभी तगड़ा राजा आ जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, इसने नर्मदा नदी के तट पर इसको हरा दिया। इसकी जानकारी हर्ष की हार का वर्णन मिलता है हमको एहोल अभिलेख से। और हर्ष ने इसमें सकला उत्तर पतेश्वर नाथ की उपाधि धारण की, इसमें इसको कहा गया उपाधि दी, मतलब ये। अब साम्राज्य विस्तार, उत्तर में पंजाब तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में मालवा तक था। ऐसे करके हम बनाएंगे तो यहाँ पंजाब ऊपर, मालवा यहाँ पर, नर्मदा नदी इधर पर, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है ना, रिफ्ट वैली बनाते हुए ऐसे करके थोड़ा ऊपर इधर पर बनेगी मतलब। और पूर्व में बंगाल को मिला लिया। धर्म व नीतियाँ, प्रारंभ में शैव धर्म अपनाया था हर्षवर्धन ने, बाद में क्या किया, महायान बौद्ध धर्म अपना लिया ह्वेनसांग से प्रभावित होकर। सर्वधर्म संभाव का पालन किया, सभी धर्म का इसने पालन कराया, ठीक है, मतलब सभी धर्म को अच्छा मानता है, किसी को बुरा नहीं कहा। धार्मिक आयोजन कराए, कन्नौज में सभा कराई, इसको 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं। इसका अध्यक्ष ह्वेनसांग था, महायान का प्रचार किया इसने। महामोक्ष परिषद प्रयाग में हर 5 साल में आयोजित की जाती थी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, यूके ट्रिपल एससी पूछ चुका है, और यूके ट्रिपल एससी का हर्षवर्धन फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि 3-4 पेपरों में लगातार इससे सवाल बन गए हैं। आप देख सकते हैं पुराने पेपर, जब से नया पैटर्न है तब से 3-4 सवाल इसने पूछ दिए हैं इससे। छठी परिषद 75 दिन तक चली, उपस्थिति 5 लाख लोग उपस्थित थे। पूजा की बुद्ध शिव सूर्य की, पूरी आय जो थी इसकी उसका दान करता था ये महामोक्ष परिषद में। शिक्षा और साहित्य, नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव अनुदान में दिए खर्च हेतु। जो 100 गाँव से मतलब अनुदान लेंगे वो नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर खर्च करेंगे। संस्कृत भाषा राजभाषा थी इनकी। दरबारी विद्वान, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हर्षचरित, कादम्बरी, पूर्व पीठिका, चंडी शतक, इम्पोर्टेंट है। हाँ, मयूर शर्मा भी इसके समय में थे, इनने सूर्य शतक और मयूर शतक लिखी। शतक वाले सब के सब वर्धन वंश से हैं, ऐसे याद रख लेना। हर्षवर्धन स्वयं भी बहुत विद्वान था, इसने रत्नावली लिखी, प्रियदर्शी का नाटक लिखी और नागानंद लिखी। हर्ष के इनकी विधाएं भी देख जाना एक बार, यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया हूँ, नाटक था या क्या था ऐसे करके। हर्षवर्धन के समकालीन शासक, राज्य और शासक, बंगाल में गौड़, शशांक शासक, ये वंश हैं इनके, ठीक है। बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय शासक था। कामरूप असम का भास्कर वर्मन था। वल्लभी गुजरात का ध्रुवसेन द्वितीय था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हर्ष की उपाधि हर्षशिलादित्य, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आते रहता है, हर्षशिलादित्य करके याद कर लीजिए। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ये भी आया है। ह्वेनसांग की जीवनी हुईली, इसका शिष्य था ह्वेनसांग का, इसने इसकी जीवनी लिखी सीयू की। मुद्राओं में बैल पर आरूढ़ शिव पार्वती की प्रतिमा मिलती है हमको। राम लक्ष्मण मंदिर बनाया इसने, रायपुर में हर्ष के द्वारा निर्माण किया गया। ह्वेनसांग को 2 बार डकैतों ने लूटा था।
हर्ष ने 3 धर्मों बौद्ध, शैव और वैष्णव को संरक्षण। साम्राज्य की पल्लव वंश की पहले चोल पढ़ते हैं। इस सिलेबस में दिए होंगे, आपने अगर सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास रखा है तो उसमें देखिए, हाईलाइट कीजिए उसको कि हमने अब पढ़ लिया है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और तैयारी अच्छे से होगी। देखो इसमें पल्लव यहाँ पर थे, ठीक है। चोल, चेर, पांड्य ये थे संगम वंश में। वो सिलेबस में दिया नहीं है तो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा होगी तो किताब से पढ़ लेना खुद से, नहीं तो मैं बाद में हिस्ट्री की जब डिटेल सीरीज लाऊंगा, एक पूरी लाऊंगा मैं बाद में, एक डिटेल सीरीज, उसमें इन सब को इंक्लूड करूँगा मैं। उसमें बस हिस्ट्री होगी पहले। अब ये थे संगम वंश में, ठीक है। चोल, चेर, पांड्य थे। इनमें से चोलों का दोबारा से 9वीं शताब्दी में ये लोग दोबारा से आए। पहले तो ये संगम वंश के टाइम में थे, फिर ये दोबारा से आए 9वीं शताब्दी के टाइम में। तो हम जो दोबारा जो 9वीं शताब्दी के टाइम में आए उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो इसके इनमें जो राजा थे कारिकल, ये और लोग थे। और जो अब जो राजा होंगे जैसे विजय चोल, इसका संस्थापक है, पढ़ते ही हैं, चलो समझ लेंगे उसमें। चोल साम्राज्य, चोल वंश का उदय। विजयालय था इसमें, चोल वंश का संस्थापक। आ गया है सवाल, इम्पोर्टेंट है। उरियोर में शक्ति विस्तार किया इसने और तंजौर को राजधानी बनाया। उरियोर भी यहीं पर था और तंजौर भी यहीं पर था। पहले वालों की राजधानी भी उरियोर ही थी। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं, नहीं तो ये टॉपिक काफ़ी बड़े हैं, आता भी नहीं है इनसे ज़्यादा। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी पल्लव अपराजित वर्मन को हराकर पल्लव राज्य पर अधिकार किया इसने। कोदंड रामम की उपाधि धारण की। राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह किया। ये पढ़ा दी हैं ये चीज़ें सब। परांतक प्रथम था, राष्ट्रकूट कृष्ण को द्वितीय को हराकर वीर चोल बना। उसने इसको हराया। थोड़ा कहानी की तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों की तो शादी होगी। राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह हुआ। फिर परांतक प्रथम ने राष्ट्र कृष्ण द्वितीय को ही हरा दिया और खुद वीर चोल बन गया। मदुरा पर अधिकार किया। मदुरांतक और मदुरा कोंड इसको कहते हैं। टोट्टलम का युद्ध में पराजित हुआ। ये सब आए हुए सवाल हैं। टोट्टलम युद्ध में पराजित हुआ परांतक प्रथम। आज थोड़े शब्द कठिन ही हैं, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ को चल रहा है तो वहाँ शब्द कठिन ही है। राजराज प्रथम पहला महान शासक था। लंका, मालदीप, कलिंग पर विजय की इसने। भूमि की पैमाइश करवाई, मतलब न पाया ऐसे करके भूमि, जैसे जूला पैमाइश, ये चीज़ें यहाँ भी कराई थी इन लोगों ने। कांडुलूर, सकलेकल, मरुत की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम सबसे महान शासक था। इसने लंका, चालुक्य, बंगाल, श्री विजय, दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय की। इसने गंगईकोंड चोलपुरम बसाया, एक नगर बसाया गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, आया है 2-3 पेपरों में आया है। बंगाल के चोलों की झील किसे कहा जाता था? बंगाल की खाड़ी को। चोल गंगा एक तालाब था जिसमें गंगा से जल ले गए और चोल गंगा एक तालाब में संग्रहित कर दिया गंगा का जल, तब इसे गंगईकोंड चोलम और कडार कोड की उपाधि धारण की इसने। राजाधिराज प्रथम चालुक्य सोमेश्वर फर्स्ट को हराकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की इसने। कोप्पम युद्ध में मारा गया। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला इकलौता चोल शासक। कुलोतुंग प्रथम लंका से संधि की इसने, क्योंकि नीचे की तरफ को है। कर सुधार किया इसने। सुंगत वित्त उपाधि धारण की। इसका सुंगत वित्त का अर्थ होता है कि करों को हटाने वाला। इसने चीन के बौद्ध विहारों को 6 लाख मुद्रा दान दी, कुलोतुंग प्रथम ने। कुलोतुंग द्वितीय था, शांति का युग इसके टाइम को कहा जाता है, शांति का युग। कट्टर शैव था, लेकिन ये इसने जो एक मंदिर था उसमें विष्णु की मूर्ति रखी थी, उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। ये सवाल भी आया है कुलोतुंग द्वितीय वाला। कुलोतुंग तृतीय था, भीषण अकाल में राहत कार्य,
भीषण अकाल पड़ा है इनके समय में, तो इसने क्या किया, राहत कार्य करे, बांध बनाए, तालाबों का निर्माण किया। राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक था, पांड्यों से पराजित हो गया है। अब बात करेंगे चोल प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन, राजा सर्वोच्च शक्ति था। इसमें यहाँ भी राजतंत्रात्मक ही था। राजा, इतने सारे राजा हमने पढ़ दिए, वंशानुगत चल रहे हैं ये सब। युवराजों की नियुक्ति जीवन काल में हो जाती है, मतलब जैसे मरा ही नहीं होगा तो अपने बच्चे को पहले ही वो राजा नियुक्त कर देगा। मंत्रिपरिषद की कोई पुष्टि नहीं है, मंत्रिपरिषद की कोई जानकारी नहीं है अभी तक किताबों में। प्रमुख अधिकारी जो नीले से बनाए हैं मैंने, ये पेपरों में आए हैं। उडेनकुट्टम अधिकारियों की परिषद थी। पेरुंदरम उच्च अधिकारी होते थे। सिरुतरम निम्न अधिकारी होते थे। कुंदरकुट्टम राज दरबार अधिकारी होते थे। विदय मिल बाहरी अधिकारी होते थे। ओलई आदेशों का जो मसौदा तैयार करता था, कच्चा मसौदा होता था ना, वो चीज़ें जो तैयार करता था उसे ओलई कहते थे। आप लोग ये आगे तरफ जो ये इमोजीज लगी होती हैं, इन कंटेंट से रिलेटेड ही मैं लगाए रहता हूँ, तो आप इनको भी देख सकते हैं, इनसे थोड़ा समझ विकसित होगी आपकी। ओलई नायकम मसौदों की जांच करने वाला होता था, ओलई नायकम। राज्य व्यवस्था विभाग, पूर्ववीर त्रिणक्य, विभाग को मतलब पूर्ववीर त्रिणक्य कहा जाता था। इसका प्रमुख होता था वीरत पोतगक। आप लोग इसमें देखते रहना, प्रोनाउंसिएशन तो जैसा भी हो रहा होगा, क्योंकि मैं भी अटक ही रहा हूँ इनमें। प्रमुख कर इरेकुडन इरेकड़ी, भूमि कर था ये, 1/3 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। मंगनय मंगनमयी शिल्पी कर था। मनई दुरई ग्रह कर था। कड़मई सुपारी के वृक्ष में कर लगाते थे जो, वो कड़मई कहलाता था, ठीक है। मरमचाड़ी अन्य वृक्ष थे। पडिकवल जो चौकीदारी के लिए कर लिया जाता था, वो पडिकवल कहलाता था। किडाकू कासू पशु कर था ये। मरंद पांडु दंडम जुर्माना था, ठीक है। उतने इम्पोर्टेंट तो है नहीं है, आए भी नहीं है पेपरों में, फिर भी एक नज़र मार के जाना, पेपर कठिन ही बन रहे हैं आप। सैन्य व्यवस्था, बड़ पैर केकुलस पैदल सेना थी, ठीक है। ये पैदल आगे से पाँव बनाए हैं, देखो इनमें पैर भी आ रहा है, ऐसे भी याद कर लेना। कुडी रेच्य वगर घुड़सवार थे। कुंजीर मल्लर गज सेना थी। विल्लीगल धनुर्धारी थे। सेंगुदर भालाधारी थे। नौसेना राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के काल में सशक्त थी। वीर सैनिक क्षत्रिय शिखामणि कहलाते थे। अब बात करेंगे हम न्याय व्यवस्था की। राजा का न्यायालय धर्मासन कहलाता था, मतलब कि इसमें न्यायालय को धर्मासन कहते थे, ठीक है। धर्म का जो आसन है वो न्यायालय। सलाहकार होते थे इसमें धर्मासन भट्ट। राजा नगर ग्राम सभा न्यायिक कार्यों के लिए होते थे। स्थानीय समितियां व सुधार दंड थे, सुधारात्मक दंड दिए जाते थे। स्थानीय प्रशासन, सभा महासभा स्वायत्त संस्था, इनको वरीयम कहा जाता था। इस टाइप के सवाल आते हैं, जैसे उर वाला आया हुआ है। उर होते थे साधारण ग्रामों को भी उर कहते थे और ग्राम सभा को भी उरी कहते थे, ठीक है। साधारण गांव जो होंगे उनको भी उर कहते थे और जो ग्राम सभा होती थी उसे भी उर कहा जाता था चोलों के समय में। इनके समय में मतलब ये जो स्थानीय प्रशासन था ना, ये बहुत चोलों के समय में बहुत अच्छा था, मतलब स्थानीय प्रशासन, बुक्स में लिखा हुआ है ऐसा। नगरत्तार नगर सभा थी। नांडू सभा प्रतिनिधि सभा नात्तूर कहते थे इसको, नांडू सभा को। चोलकालीन साहित्य, लेखक हैं लेखक हैं और इस तरफ रचनाएं हैं। जय गोंदार कलिंग पर्णी इसकी रचना है। सेक्किलार परियम पुराणम उत्तकुत्तम कुलोतुंग सोलम उला। कंबन ने रामावतारम लिखी थी, तमिल रामायण। मैंने ये बताया था आपको जब रामायण वाला मैंने महाकाव्य वाला चैप्टर पढ़ाया है, तो मैंने ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है कि रामावतारम किसकी रचना है, कंबन की है, और ये तमिल का रामायण में अनुवाद है। चोलकालीन मंदिर हैं,
एक ही आया है अभी तक पेपर में, ये बृहदेश्वर मंदिर। विजयालय चोलेश्वर मंदिर विजयालय ने बनाया, स्थान है इसका नर्तमाल्य। इनको अब नहीं कह रहा हूँ मैं, कठिन हो रहे हैं। सुंदरेश्वर मंदिर आदित्य प्रथम ने बनाया। नागेश्वर मंदिर भी आदित्य प्रथम ने बनाया। बाल सुब्रमण्यम मंदिर आदित्य प्रथम ने बनाया। कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम ने बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर ने बनाया था। ये राजराज प्रथम ने तंजौर में बनाया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसका मंदिर भी है ये है ये राजराजेश्वर मंदिर, मतलब बृहदेश्वर मंदिर, इसको ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तंजौर में बनाया गया था ये। एक और बृहदेश्वर मंदिर है, गंगई चोलपुरम में बनाया था राजेंद्र प्रथम ने। ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय ने बनाया था दारसुरम में। कंपहेश्वर मंदिर कुलोत्तंग तृतीय ने बनाया था त्रिभुवन में। उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद करके जाना, बस देख लेना लेकिन सब। अब बात करेंगे हम पल्लव वंश की। उद्भव हुआ, ये सातवाहनों के सामंत थे। फिर स्वतंत्र ब्राह्मण शासक हुए भारद्वाज गोत्र के। ये वाला सवाल बन सकता है सामंतों वाला कि पल्लव किसके सामंत थे। सातवाहनों के प्रमुख शासक शिव स्कंद वर्मा प्रथम शासक था। शिव स्कंद वर्मा इसका। इसमें संस्थापक की कोई जानकारी नहीं है किताबों में भी, ठीक है। प्रथम शासक था, इसकी राजधानी थी कांची। विष्णुगुप्त था, समुद्रगुप्त से पराजित हुआ, प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। ये सवाल ऐसे आया है कि कौन सा पल्लव शासक समुद्रगुप्त के समकालीन था, तो विष्णुगुप्त। बस सिंह विष्णु था, अवनी सिंह इसको उपाधि मिली थी, और इसके दरबार में भारवी इसके दरबार में थे। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारवी किसके दरबार में थे? पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार में थे। महेंद्र वर्मन फर्स्ट पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ, ये हार गया पुलकेशिन द्वितीय से। इसने मत विलास प्रहसन लिखी है, इम्पोर्टेंट है, आ गई है पेपरों में। इससे यही सवाल पूछता है ज़्यादातर। नरसिंह वर्मन फर्स्ट था, मामल्ल कहते थे इसको, उपाधि थी मामल्ल इसकी। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया, तो इसके लड़के ने इसको हरा दिया, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बादामी कोंड की उपाधि धारण की, और इसके समय में ह्वेनसांग कांची आया था। ये सवाल भी बने हैं, मतलब ये सब के सब। मैं तभी मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं वही चीज़ें इंक्लूड की, खाली नहीं तो फालतू चीज़ें लिखी थी इसमें बहुत ज़्यादा। ह्वेनसांग का आगमन हुआ नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में, पुलकेशिन द्वितीय को हराया इसने, बादामी कोंड की उपाधि धारण की। ये सवाल बन सकता है आने वाले पेपर में। अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, आदित्य प्रथम से पराजित हुआ ये। पल्लवकालीन विद्वान, यहाँ से सवाल आते हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, मतलब जैसे आप देख भी सकते हैं, जैसे भारवी की रचना किराता अर्जुनियम। दंडिन ने 10 कुमार चरित लिखी, उत्तर रामचरितम लिखी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत विलास प्रहसन लिखी। प्रभाकर ने बृहति लिखी। कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक व तंत्र वार्तिक और टुष्टिका लिखी थी। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। आए हैं सारे के सारे पेपर में। स्थापत्य की शैलियाँ 4 शैलियाँ थी। महेंद्र वर्मन शैली मंडप का निर्माण करते थे, ठीक है, मंडप निर्माण करते थे। पंच पांडव मंडप यह है, पंच पांडव केव मंदिर है जो, वो यही है। मामल्ल शैली नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाई थी, ये तभी से मामल्ल भी कहते थे। इसने रथ मंदिर बनाए, जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, ये है ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर। धर्मराज रथ भी कहते थे इनको। इम्पोर्टेंट यही है कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस शैली में है, मामल्ल शैली में है, और किसने बनाया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाया। आया है ये वाला सवाल। राज सिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाई थी। ये भूमि पर मंदिर बनाते थे। सोर का मंदिर और वैकुंठ और पेरुमल मंदिर इसमें फेमस मंदिर हैं। सोर का मंदिर ये है। अब भूमि पर मंदिर ये देखिए, वैसे तो सभी भूमि पर होने वाले। अपराजित शैली नंदी वर्मन ने अपराजित शैली लाया, जो छोटे मंदिर होते थे। मुक्तेश्वर मंदिर ये है। ये मंदिर मैंने इसलिए ऐड किए हैं, इससे आप शैली समझ जाएंगे।
बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है, 1-2 ही सवाल आए हुए हैं इनसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपका क्या काम है, आपने लाइक करनी है वीडियो, कमेंट करना है, एक कमेंट नहीं करते हैं आप लोग देख के भी, शेयर कीजिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि अभी नया नया चैनल है तो सब्सक्राइबर बहुत कम है और ज़्यादा रीच भी नहीं है इसकी। तो आप लोग इसमें थोड़ा सपोर्ट दीजिए, जिससे ही मैं आपके लिए ऐसी शानदार वीडियोज़ लाते रहूं और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।